हेलो माय डियर बडीज़, कैसे हो आप सभी? बढ़िया, बहुत अच्छे भाई। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सबसे इम्पोर्टेंट एक तरह का टॉपिक है, चैप्टर है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है क्या? देखो, ये थ्योरी हमें सिंपल सी ये बात बताती है कि किसी भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन बनी रहेगी। वहाँ पर सप्लाई अपनी डिमांड खुद क्रिएट करती रहेगी, यानी कि ये सप्लाई साइड के ऊपर फोकस करती थ्योरी है, डिमांड पर नेगलेक्ट करती है, यानी कि सप्लाई करते रहें, डिमांड की फ़िक्र ना करें, ऑटोमेटिक डिमांड क्रिएट होती रहेगी। क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट को देखकर तो थोड़ा अटपटा लगता है कि हाउ इट इज़ पॉसिबल, कि कोई भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ऐसा कैसे हो सकता है कि हर पर्सन फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयड रहे। ऐसा नहीं हो सकता। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अमेरिका ने भी इस थ्योरी में सप्लाई क्रिएट्स ऑन डिमांड को अडॉप्टेड किया। 18 सेंचुरी के लास्ट से लेकर 1929-30 तक ये थ्योरी चलती रही। इसका मतलब इस थ्योरी में कुछ सॉलिड ज़रूर था, इसलिए इस थ्योरी को अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में हम देखते हैं। क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट को और अच्छे से करने से पहले इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करें। क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल अलग से ले लें, एम्प्लॉयमेंट की बात हम अलग से करेंगे। एक्चुअली की जो क्लासिकल थ्योरी है ये किसी एक इकोनॉमिक्स की थ्योरी नहीं। क्लासिकल एक थॉट ऑफ स्कूल है जो पुराने ज़माने का हम कह सकते हैं, एक ऑर्थोडॉक्स कह सकते हैं कहीं ना कहीं। द टर्म क्लासिकल इकोनॉमिक्स एज यूज्ड बाय कीन्स, यूज सबसे पहले कीन्स ने किया था, जो एक तरीके का इसे परंपरागत ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स प्रिंसिपल कहता है। जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स हैं या क्लासिकल पॉलिटिकल इकोनॉमी है, ये ब्रिटेन की कहीं ना कहीं वहीं पर इसकी शुरुआत होती है और 18 सेंचुरी के लास्ट से लेकर 19वीं शताब्दी के स्टार्टिंग और मिड तक ये चलती है। इस थ्योरी के क्लासिकल के अंदर कई सारे इकोनॉमिक्स के विचार हैं, जैसे एडम स्मिथ, जे बी से, डेविड रिकार्डो, थॉमस माल्थस, जे एस मिल। तो इन सभी इकोनॉमिक्स ने लगभग लगभग एक जैसी बात की और इन सभी के विचारों को, थॉट्स को मिलाकर बना देगी क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्लासिकल जो वर्ड है कहीं ना कहीं ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है दी बेस्ट। वैसे भी ओल्ड इज गोल्ड होता है कहीं ना कहीं। द टर्म क्लासिकल इकोनॉमिक्स वॉज इन्वेंटेड बाय कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स आपको पता ही है, जिसकी एक फेमस बुक है दास कैपिटल। कहीं ना कहीं कार्ल मार्क्स ने ही इन्वेंट किया है वर्ड क्लासिकल। क्लासिकल जो एनालिसिस है वो सारे का सारा बेस्ड है सेज लॉ पर। ये एक अलग से चैप्टर भी आता है सेज लॉ, इसे हम कंसिडर भी करेंगे। सी का एक मेन लॉ था जिसका नाम है सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्मित कर लेती है। क्लासिकल थ्योरी है क्या? ऑलरेडी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। क्लासिकल थ्योरी का मतलब ये है कि किसी भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर हमेशा ही एक सिचुएशन बनी रहेगी और वो सिचुएशन होगी फुल एम्प्लॉयमेंट की, यानी कि वो स्टेट हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट में रहेगी विदाउट इन्फ्लेशन। और बाई चांस अगर वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी थोड़ी सी भी उत्पन्न हो जाती है, अराइज हो जाती है, तो वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए होगी। और उस शॉर्ट पीरियड में भी मार्केट के अंदर, एक इकनॉमी के अंदर दो फोर्सेस, दो ताकतें, दो शक्तियां काम करती रहती हैं जिसका नाम है डिमांड और सप्लाई। वो इस तरीके से काम करेंगी कि जो अनएम्प्लॉयमेंट शॉर्ट टर्म के लिए हुई है वो भी ख़त्म हो जाएगी और लंबे समय के लिए फुल एम्प्लॉयमेंट बनी रहेगी। बार बार जो डिस्कस हो रही है वो किस पर हो रही है? फुल एम्प्लॉयमेंट पर। देखो मैंने यहाँ भी अंडरलाइन किया है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट को समझना बेहद ज़रूरी है। व्हाट इज़ फुल एम्प्लॉयमेंट? बेसिक्स अगर इसकी कहीं ना कहीं डेफिनेशन देखी जाए फुल एम्प्लॉयमेंट की, तो हम यही कह सकते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट एक तरीके की वो कंडीशन है जिसमें सारे पीपल्स जो विलिंग भी हों, मेंटली कह सकते हैं प्रिपेयर भी हों, एबल हैं फिजिकली भी कहीं ना कहीं काम करने के लिए, और गोइंग वेज रेट पर, जो वेज रेट मार्केट में चल रही हैं उस पर काम करने के लिए रेडी भी हैं, विलिंग भी हैं, एबल भी हैं, और उन सभी को काम मिल जाए, दैट इज़ नोन एज फुल एम्प्लॉयमेंट।
और अगर थोड़ा मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन मीनिंग को देखा जाए तो हम कह सकते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू दैट सिचुएशन जहाँ पर जॉब गिवर्स और जॉब सीकर्स एक पॉइंट पर एक बैलेंस स्ट्रक कर लेते हैं, वही क्या होगा, फुल एम्प्लॉयमेंट। और टेक्निकल डेफिनेशन अगर इकोनॉमिक्स की देखी जाए तो फुल एम्प्लॉयमेंट कहाँ पर होगा, जहाँ सप्लाई ऑफ लेबर डिमांड फॉर लेबर के इक्वल हो जाती है। लेकिन आपने नॉर्मल ये चीज़ ऑब्जर्व भी की होगी, प्रैक्टिकली भी देखा होगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि एक इकोनॉमी के अंदर सारे के सारे लोगों को काम मिल जाए, फुल एम्प्लॉयमेंट हो, ऐसा नहीं होता। फुल एम्प्लॉयमेंट होते हुए भी कुछ प्रकार की अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन रह सकती है। जैसे मान कर चलते हैं, पीपल हु आर आइदर अनफिट फॉर वर्क फॉर फिजिकल और मेंटल रीजंस और डोंट वांट टू वर्क, एग्जाम्पल सन्यासी पीपल्स, साधु, दीज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ अनएम्प्लॉयड, यू नो। तो इसीलिए एक नया वर्ड आया हमारे पास, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें देखो वो कहता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट इज़ अ सिचुएशन इन द इकोनॉमिक सिस्टम जहाँ पर इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट एब्सेंट होगी। अब ये इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, इसे भी हम डिस्कस करते हैं। या फिर फुल एम्प्लॉयमेंट के बारे में और बता रहा है कि फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट मीन दैट देयर इज़ ज़ीरो अनएम्प्लॉयमेंट, कि ऐसा नहीं है कि कोई भी बेरोज़गार नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ बेरोज़गार बने रहते हैं। इसी को नाम क्या दिया जाता है, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। और नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जिसमें दो तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट आती है, एक होती है फ्रिक्शनल और दूसरी होती है स्ट्रक्चरल। अब हम इसी को कवर करते हैं अंडर न्यू टॉपिक टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट को मतलब समझने के लिए आप इसका सिंपल इंग्लिश मीनिंग कह सकते हैं टेम्परेरी। कुछ टाइम के लिए जो बेरोज़गारी होती है उसी को नाम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का दिया जा सकता है। इसके कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे लेबर इमोबिलिटी, यहाँ की लेबर वहाँ नहीं जा सकती जबकि वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं लेकिन नहीं जा पा रही है कुछ टाइम के लिए। सपोज़ अभी क्या प्रॉब्लम एट प्रेजेंट देखा जाए कोरोना वाली, कि एक लेबर एक ही जगह फंसी हुई है, दूसरी जगह नहीं जा पा रही है। ब्रेक डाउन्स ऑफ मशीनरी, प्लांट में ब्रेक डाउन, मशीनरी में कोई प्रॉब्लम आ गई, रॉ मटेरियल पीछे से नहीं आ पा रहा है। और इसका एक और बड़ा रीज़न भी इसमें बताया जाता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर, कि सपोज़ कोई एक पर्सन है, वो एक जॉब छोड़कर दूसरी जॉब ज्वाइन करना चाहता है लेकिन उसके बीच के 2 महीने, 3 महीने, 1 महीना वो काम नहीं उसे मिल पाता, वो अनएम्प्लॉयड रहता है, टेम्परेरी रहता है, दैट इज़ नॉन फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। और अगर इकोनॉमी के टर्मिनोलॉजी में देखा जाए तो हम कह सकते हैं लैक ऑफ एडजस्टमेंट बिटवीन डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ लेबर, क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट वहाँ पर स्ट्रोक होगा जहाँ पर सप्लाई ऑफ लेबर एंड डिमांड फॉर लेबर कैसे हो जाते हैं, इंटरसेक्ट कर देते हैं, और यहाँ पर लैक एडजस्टमेंट हो तो वो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को शो करता है। इसी के साथ नेक्स्ट है हमारा वॉलेंट्री। वॉलेंट्री का मतलब इच्छा से, ऐच्छिक है कहीं ना कहीं। ऐच्छिक बेरोजगारी कौन सी होगी, आपको अच्छे खासे जो भी मार्केट में प्रिवेलिंग वेज रेट है वो मिल भी रहा है, लेकिन पर्सन्स हु डू नॉट वांट टू वर्क लाइक द आइडल रिच आर नॉट कंसिडर्ड अनएम्प्लॉयड, क्योंकि वो वॉलेंट्री जानबूझकर ही काम नहीं करना चाह रहे हैं। मार्केट में कहीं ना कहीं जो भी प्रिवेलिंग वेज रेट है उस पर वो काम करना नहीं चाहते हैं। नेक्स्ट अगर हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो स्ट्रक्चर में ही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, इंडस्ट्रीज़ की लैकनेस है, लैकिंग ऑफ इंडस्ट्रीज़ कहीं ना कहीं। इस तरीके की हम बात किस में कर सकते हैं, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में कर सकते हैं। जिस तरीके से इसमें आप 2 पॉइंट और कवर करें स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर, जैसे एक डिमांड का पैटर्न चेंज हो गया है, जो पहले चीज़ें डिमांड की जाती थी आजकल उनकी डिमांड नहीं की जा रही है। जैसे स्मार्टफोन आने से रिस्ट वॉचेस बनाने की इंडस्ट्रीज़, कैलकुलेटर वाली इंडस्ट्रीज़, टॉर्चेस, कैमरास की इंडस्ट्रीज़, तो इन ये सारी कैसी होती जा रही हैं, डाउनफॉल में कहीं ना कहीं। तो इस तरीके से वहाँ पर जो लगे हुए लोग थे अब वो कैसे हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए। या फिर पहले, और दूसरा एग्जांपल एम्बेसडर गाड़ी का हम ले सकते हैं कहीं ना कहीं, पहले एम्बेसडर गाड़ी फुल, लेकिन दूसरी मार्केट्स आने से, दूसरी इंडस्ट्रीज आने से वहाँ के जो लोग हैं कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। तो ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है। दूसरा इसी में हम लेबर सेविंग टेक्निक्स की भी बात कर सकते हैं, लाइक कंप्यूटर्स। तो जो पुराने टाइपराइटर पीपल थे जो टाइपिंग करते थे टाइपराइटर से, अब वो जहाँ तो अपने आप को ढाल लें, सीख लें कंप्यूटर में, अगर वो नहीं सीख पाते तो सिंपल वो अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो जाते हैं। नेक्स्ट इज़ इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। ये पहले आ चुका है जब मैंने कहा था कि फुल एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन होगी जहाँ इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट एब्सेंट होगी। तो इनवॉलेंट्री ऐच्छिक से उल्टा अनैच्छिक होगा कहीं ना कहीं, जो अपनी मर्जी से बेरोज़गार नहीं है।
It refers to that situation in which people have to remain unemployed for want of opportunity. मार्केट में मैं विलिंग भी हूँ काम करने के लिए, जो वेज रेट मिल रही है मैं उस पर भी काम करने के लिए रेडी हूँ और एबल भी हूँ, कहीं ना कहीं विलिंग भी हूँ, बट स्टिल मुझे काम नहीं मिल पा रहा है। ऐसी सिचुएशन कौन सी होती है? इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट की। नेक्स्ट, क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट को समझने के लिए इसकी अजम्पशंस को कवर करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बहुत जितनी भी क्लासिकल थ्योरी, जहाँ आगे केन्सियन की थ्योरी आएगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी है, अजम्पशंस ही उस थ्योरी, उस मॉडल की जान होती हैं कहीं ना कहीं। तो अजम्पशन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, फुल एम्प्लॉयमेंट इज़ फाउंड विदाउट इन्फ्लेशन। क्लासिकल्स के अकॉर्डिंग हम ऐसी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं जहाँ पर हमेशा क्या बना रहेगा? फुल एम्प्लॉयमेंट। ये तो उनकी पहली बात थी, और वो ऐसा फुल एम्प्लॉयमेंट होगा जो विदाउट इन्फ्लेशन के होगा, यानी कि कोई लगातार प्राइसेस उसमें नहीं बढ़ रहे होते हैं। दूसरी अजम्पशन लिखी है कि परफेक्ट कंपटीशन है, पूर्ण प्रतियोगिता है, किसमें? प्रोडक्ट और लेबर मार्केट दोनों में। इसका मतलब क्या हुआ कहने का? परफेक्ट कंपटीशन है, प्रोडक्ट मार्केट, वहाँ पर गुड्स एम्पल है, काफ़ी हैं, पर्याप्त मात्रा में है, जितना आप एग्जिस्टिंग प्राइस पर गुड्स बनाना चाहते हो आप बना सकते हो। लेबर मार्केट, लेबर मार्केट का मतलब आप एग्जिस्टिंग रियल वेज पर, वेज रेट पर कितनी ही लेबर की डिमांड कर सकते हो। लेबर की सप्लाई भी कई लिमिट तक, जहाँ तक हो सकता है उसे बढ़ाई जा सकती है, वो एम्पल है, पर्याप्त है। थर्ड अजम्पशन हमें बता रही है क्लोज लेजिस फेयर ए कैपिटल इकोनॉमी। यहीं पर रुक जाएं, देखिए यहाँ पर रेड बर्ड से मार्क भी किया गया है। यहाँ पर दो अजम्पशन को एक साथ बताया जा रहा है, क्लोज भी है और लेजिस फेयर भी है। क्लोज का मतलब हमारे पास कहीं ना कहीं मतलब नो फॉरेन ट्रेड। नेक्स्ट लिखा भी हुआ है विदाउट फॉरेन बिजनेस। एक ऐसी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं जिसका दूसरी इकोनॉमी के साथ कोई फॉरेन ट्रेड, कोई रिलेशन नहीं है। और लेजिस फेरे का मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब था लेट डू, करने दो, जहाँ पर गवर्नमेंट अपना कोई भी रोल नहीं रखती है, इंटरवीन नहीं करती है। प्राइवेट जो पार्टीज़ हैं आपस में लेन देन ईजिली कर सकती हैं विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन। तो सिंपल बात हम थर्ड में ये कह सकते हैं, एक ऐसी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एज्यूम की गई है जिसका दूसरे देशों के साथ कोई नाता नहीं है, कोई ट्रेड नहीं है, और गवर्नमेंट में भी उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं करती है। फोर्थ अजम्पशन है मनी इज़ द मियर मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि मनी सिर्फ यहाँ पर ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए यूज़ हो रही है, उसको हम स्टोर करके नहीं रख सकते। इंटरेस्ट रेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि यहाँ पर बात की जा रही है सेविंग और इन्वेस्टमेंट आपस में कैसी बनी रहेंगी? इक्वल। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसे इलेबोरेट किया जा सकता है इस पॉइंट को। हमने अभी कहा कि जो मनी है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, वो सिर्फ ट्रांजैक्शन मोटिव है, उसको हम स्टोर करके नहीं रख सकते। तो जब हम उसे स्टोर करके नहीं रख सकते तो सेविंग कैसे हो सकती है? जबकि नेक्स्ट असम्पशन हमें शो कर रही है कि इक्वालिटी बिटवीन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब उससे अलग है। यहाँ पर मतलब ये है कि क्लासिकल थ्योरी के अंदर सेविंग्स होती ही नहीं, अगर कुछ हो रहा है तो उसी को क्या कर दिया जाता है? इन्वेस्ट कर दिया जाता है, और उन दोनों के बीच में जो इक्वालिटी है उसे लाने का काम करेगा कौन? रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसे हम आगे जाकर और कहीं ना कहीं डिटेल में कवर भी करेंगे। नेक्स्ट है इकोनॉमीज इक्विलिब्रियम प्रोसेस इज कंसिडर्ड फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। यानी कि अगर देखा जाए जो क्लासिकल्स हैं इन्होंने लॉन्ग रन कहीं ना कहीं लेकर चले। द क्लासिकल इकोनॉमिक्स वर बेसिकली कंसर्न विद द लॉन्ग रन प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमीज प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ द गिवन रिसोर्सेज एट फुल एम्प्लॉयमेंट। यानी कि इन्होंने लंबे समय की बात की है कि लंबे टाइम तक फुल एम्प्लॉयमेंट बना रहेगा। एवरी मैन इज़ अ रैशनल बीइंग, ये भी एक सिंपल सी थ्योरी पॉइंट है, काफ़ी बार हम करते हैं, अजम्पशंस है। यानी कि सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर इज़ टू गेट मैक्सिमम यूटिलिटी होना चाहिए, कि एक रैशनल पर्सन है जो अपना सेल्फ इंटरेस्ट कहीं ना कहीं मैक्सिमम करना चाहता है। फॉर एग्जांपल लेबर इज़ टू गेन मैक्सिमम फैक्टर इनकम। नेक्स्ट अजम्पशन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑन लेबर्स प्रोडक्टिविटी, यानी कि वैसे लेबर यहाँ पर होमोजीनियस है क्योंकि हम परफेक्ट कंपटीशन लेकर चल रहे हैं। जितनी लेबर लगाते चले जाएंगे उनसे मिलने वाली जो प्रोडक्टिविटी है वो कैसी होती चली जाएगी? कम। इसलिए यहाँ पर लिखा गया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। नेक्स्ट पॉइंट है करेंसी वेजेस एंड एक्चुअल वेजेस हैव प्रोपोर्शनल रिलेशन। कहने का मतलब जो मनी वेजेस होते हैं और रियल वेजेस हैं वो आपस में कैसे कवर अप कर रहे हैं? प्रोपोर्शनली। अब दोनों वर्ड को थोड़ा समझना, एक्चुअल वेजेस या नॉमिनल वेजेस जो मनी की फॉर्म में एक वर्कर को, एक लेबर को मिल रहे हैं, और रियल वेजेस का मतलब यहाँ पर होगा जो उसकी परचेजिंग पावर है उन वेजेस से।
कई बार ऐसा होता है कि एक्चुअल वेजेस बढ़ जाते हैं और हमें लगता है कि हमारे मनी वेजेस भी बढ़ गए हैं। यहाँ पर वो यही कहना चाहता है कि मानकर चलें आपको एक्चुअल वेजेस मिल रहे हैं 20, और आप उस 20 में कोई भी एक प्रोडक्ट खरीद पा रहे हो, कोई एक लेस का पैकेट खरीद पा रहे हो। मनी वेजेस बढ़ गए, वो 30 हो गए। पहले भी आप 20 रुपये में एक ही लेस का पैकेट खरीद पा रहे थे, अब आप 30 हो गए, तो अब भी आप एक भी नहीं खरीद पा रहे हो, यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। यहाँ पर देखना थोड़ा सा, क्लासिकल थ्योरी वैसे लॉन्ग रन को लेकर चले, लेकिन जब वो प्रोडक्शन फंक्शन की बात कर रही है तो यहाँ शॉर्ट रन को एज्यूम किया गया है। इट सिंपल सा मतलब है इसका, क्योंकि शॉर्ट रन को लिया गया है तो हमारी कैपिटल, हमारी लैंड, हमारी टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी। अगर हम अपने प्रोडक्शन को चेंज कर सकते हैं तो थ्रू लेबर, इसलिए यहाँ पर लेबर की बात की जाएगी। नेक्स्ट है वेजेस एंड प्राइजेस आर फ्लेक्सिबल। इकोनॉमी के अंदर वेजेस और प्राइजेस फ्लेक्सिबल हैं, यानी कि चेंजेबल हैं, उन्हें इस हद तक भी चेंज किया जा सकता है, कितना ही घटाया जा सकता है और कितना ही बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है क्लासिकल जो स्कूल है वो रियल फैक्टर्स को लेकर काम कर रहा है। रियल फैक्टर्स जैसे हमारी इनकम हो गई, आउटपुट, इन्वेस्टमेंट, लेकिन वो मॉनेटरी फैक्टर्स को क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। जैसे सप्लाई ऑफ मनी, डिमांड ऑफ मनी, वो इन पर काम नहीं करेगा। इसलिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि जो सप्लाई ऑफ मनी, जो क्वान्टिटी ऑफ मनी है वो ऑलरेडी गिवन है, इसको हम टच नहीं कर रहे। 13th और लास्ट assumption हमारी सिंपल सी बता रही है, सप्लाई ऑलवेज क्रिएट्स ऑन डिमांड। क्योंकि क्लासिकल का तो मानना ही ये था, द क्लासिकल थ्योरी ऑफ जो एम्प्लॉयमेंट है बेसिकली इज अ सप्लाई ओरिएंटेड थ्योरी। द क्लासिकल इकोनॉमिक्स focused their attention more on the supply side, and demand side was neglected while discussing the growth process। अगर माल्थोस को छोड़ दिया जाए, बाकी के जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स हैं बिलीव दैट देयर इज़ नो प्रॉब्लम ऑन द डिमांड साइड, एज द एग्रीगेट डिमांड वुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ इट सेल्फ। हैंस द मेन प्रॉब्लम इज़ दैट ऑफ सप्लाई रादर देन डिमांड, कि आप सप्लाई पर ध्यान दें, सप्लाई करते जाएं, डिमांड ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगी। ये सारी की सारी असम्पशंस हैं। आगे हम देखते हैं कि क्लासिकल थ्योरी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट को कैसे निर्धारित किया जाता है, डिटर्मिनेशन किया जाता है पूर्ण रोजगार और उत्पादन का। जनरली हम सभी को पता है जो प्रोडक्शन है, क्यों हमारा प्रोडक्शन आउटपुट को शो कर रहा है, वो फंक्शन है। फंक्शन का हम सिंपल मतलब समझें, टेक्निकल वर्ड लिखा हुआ है फंक्शन, इसको सिंपल इंग्लिश में हम कह सकते हैं इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये डिपेंड करता है, ये रिजल्ट है कि जो प्रोडक्शन है, जो आउटपुट है, वो किस चीज़ों पर डिपेंड करता है, लेबर पर, कैपिटल पर, लेबर पर, और कहीं ना कहीं लैंड है। पहला एल वर्ड लैंड को शो कर रहा है, देन की कैपिटल को, एन का मतलब लेबर और टी का मतलब टेक्नोलॉजी। अभी हमें एक अजम्पशन करके आए शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, इट मीन्स बाकी की सारी चीज़ें कैसी रहेंगी, कांस्टेंट। प्रोडक्शन की सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, एन पर, और एन का मतलब लेबर से था। इसी थ्योरेटिकल अप्रोच को न्यूमेरिकली पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहीं ना कहीं ग्राफिकल में शो कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दो ग्राफ बने हुए हैं, एक अपवर्ड है, एक डाउनवर्ड में है। हम पहले अपवर्ड की बात करते हैं। एक डिमांड साइड को शो कर रहा है, डी डिमांड कर्व, डिमांड फॉर लेबर, और एस एल जो कर्व है ये सप्लाई साइड को शो कर रहा है। डी एल जो डिमांड कर्व है, लेबर का डिमांड कर्व, लेबर की जो डिमांड है वो डाउनवर्ड है। इसका मतलब अगर वेजेस बढ़ते हैं तो जो प्रोड्यूसर है उनकी डिमांड कैसी करेगा, कम, इसलिए नेगेटिव रिलेशन है कहीं ना कहीं, तो ये डाउनवर्ड है। और सप्लाई में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये कैसा है, पॉजिटिव रिलेशन है। जहाँ पर इन दोनों को कट कर दिया वहीं पर इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। नीचे का ग्राफ देखें, अभी हम एक अजम्पशन भी करके आए थे कि जैसे जैसे लेबर बढ़ती जाएगी उसकी जो प्रोडक्टिविटी वो कम होती चली जाएगी। लॉ ऑफ प्रोडक्टिविटी हमने अभी एक अजम्पशन भी करी थी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स वाली, कि वो 8 पॉइंट नंबर वाली, कि वो कम होती जाएगी। यही रीज़न है कि ओ एस कर्व जो है वो बढ़ता बढ़ता बाद में कैसा होता जा रहा है, डिक्रीजिंग रेट में कम होता जा रहा है। इसकी एक्सप्लेनेशन भी है, ओ एस कर्व एक्सप्रेसिस प्रोडक्शन फंक्शन, एस एस कर्व सप्लाई कर्व को बता रहा है, और डी डी डिमांड कर्व ऑफ लेबर को। जहाँ दोनों काटते पॉइंट ई पर इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ओ एल नॉट तक नंबर ऑफ लेबरर्स विल बी एम्प्लॉयड, इतने लेबरों को काम दिया जाएगा ओ डब्ल्यू नॉट वेज रेट तक, और यही सिचुएशन कहलाएगी फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन। और आप सभी को पता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन वहाँ जहाँ पर कोई भी इनवॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा। इतना कवर करने के बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्लासिकल थ्योरी का आता है, इसकी एक्सप्लेनेशन,
कि किस तरीके से डिमांड और सप्लाई की जो ताकतें हैं वो अलग अलग मार्केट में फुल एम्प्लॉयमेंट को बनाए रखते हैं।